हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 7 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 7 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि प्लेइंग टू विन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, यानी प्लेइंग टू विन निम्नलिखित में से जो है किस खिलाड़ी की जो है ये आत्मकथा है। तो देखिए, प्लेइंग टू विन की बात कर ले तो ये जो आपके भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो साइना नेहवाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा टीसीएस के द्वारा अन्य आपके ऑटोबायोग्राफी के बारे में देख लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये जो आपके महात्मा गांधी जी की जो है ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा हाउ आई बिकेम ए हिंदू, ये जो पुस्तक है ना, ये आपके सीताराम गोयल के द्वारा जो वो लिखा गया है। ये ध्यान में रखिएगा कि मैं ऑटोबायोग्राफी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। हाउ आई बिकेम ए हिंदू ये जो आपका सीताराम गोयल के द्वारा जो वो लिखा गया है। वहीं अगर ए शॉर्ट एट हिस्ट्री की बात कर ले तो देखिए, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री ये जो आपका ऑटोबायोग्राफी है ना, ये आपके अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी है। लेकिन ए शॉर्ट एट हिस्ट्री ये जो पुस्तक है ना, ये आपके अभिनव बिंद्रा और रोहित ब्रिजनाथ के द्वारा जो वो लिखा गया है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि ए शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा के साथ जो है किसने लिखा है, तो ये रोहित ब्रिजनाथ के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। प्लेइंग इट माई वे ये जो आपका सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये जो आपका युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। एस अगेंस्ट ओट्स पूछा जाए तो ये आपका सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। द रेस ऑफ माई लाइफ ये जो आपका मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। द बंडिट क्वीन ऑफ इंडिया ये जो आपके फूलन देवी की जो ऑटोबायोग्राफी है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन ये जो आपका इंदर कुमार गुजराल के द्वारा जो है इस पुस्तक को जो वो लिखा गया है। सिक्स मशीन की बात कर ले तो ये जो आपका क्रिस गेल की जो ऑटोबायोग्राफी है। फ्रीडम इन एग्जाइल ये जो पुस्तक है आपके दलाई लामा के द्वारा जो वो लिखा गया है। कॉन्ट्रोवर्शियल्स योर्स ये जो आपका शोएब अख्तर के द्वारा जो इस पुस्तक को जो वो लिखा गया है। ये जो आपका शोएब अख्तर की जो ऑटोबायोग्राफी है। फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी ये जो आपका उसेन बोल्ट की जो है ऑटोबायोग्राफी है। माई स्टोरी के बारे में पूछा जाए तो देखिए, ये जो आपका माई स्टोरी है ना, ये कमला सुरैया का जो है ऑटोबायोग्राफी है। रोमांसिंग विथ लाइफ के बारे में पूछा जाए तो ये आपका देव आनंद की जो है ऑटोबायोग्राफी है। रविशंकर जी के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए, रागमाला जो पुस्तक जो है ना, ये आपके रविशंकर जी की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 10 द्वार से सोपान तक ये जो आपका है ना, ये आपके हरिवंश राय बच्चन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। एन अनसुटेबल बॉय ये जो आपका करण जौहर के द्वारा जो इस पुस्तक को लिखा गया है। माइंड विदाउट फियर ये जो आपका रजत गुप्ता के द्वारा जो वो लिखा गया है। ग्रोइंग अप अनटचेबल इन इंडिया ये जो आपके वसंत मून के द्वारा जो वो लिखा गया है। द स्टाइल डायरी ऑफ ए बॉलीवुड दीवा ये जो आपके करीना कपूर के जो है ऑटोबायोग्राफी है। एन यूजुअल मेमोरी ऑफ ए गर्ल हु केम बैक फ्रॉम द डेड ये जो आपके अनु अग्रवाल के द्वारा जो इस पुस्तक को लिखा गया है। क्रैकिंग द कोड के बारे में पूछा जाए तो देखिए, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड ये जो आपका आयुष्मान खुराना की जो ऑटोबायोग्राफी है। तो ये सारे पुस्तक और ऑटोबायोग्राफी को जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द डप्पू डांस इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ, यानी जो डप्पू नृत्य है ना, ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, डप्पू डांस की बात कर ले तो ये जो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य का जो है ये लोक नृत्य है। तो ऑप्शन में आपका सिर्फ आंध्र प्रदेश दिया गया था, इसलिए आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का एक आपका शास्त्रीय नृत्य भी है जिसका नाम आपका कुचिपुड़ी है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए, विलासनी नाट्यम, इसके अलावा आंध्र नाट्यम, भामा कल्पम, वीरा नाट्यम, टम्पेटा गुल्लू, लंबाडी, थिमसा,
कोलट्टम और बुढ़ा बुम्बलू, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य के जो है लोक नृत्य हैं। इसके अलावा तेलंगाना राज्य के अगर अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए गुसाडी नृत्य, थिम्सा नृत्य, लंबाडी नृत्य और पेरिनी शिव तांडवम, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आपके तेलंगाना राज्य के जो है अन्य लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपका टीसीएस के द्वारा एक और प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है, तो देखिए पूछा ये जाता है कि दप्पू नृत्य में जो है किस वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दप्पू नृत्य में जो है आपका तबला, झांझ, हारमोनियम और दप्पू, इन सभी वाद्य यंत्रों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। अगर ऑप्शन में आपका तानपुरा दिया रहे तो इसका उपयोग जो है ये आपका दप्पू नृत्य में जो वो नहीं किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैगून लेक, यानी इनमें से कौन सी जो है आपकी लैगून झील नहीं है। तो देखिए अगर लैगून झील की बात कर ले तो देखिए अष्टमुडी झील, इसके अलावा चिल्का झील, इसके अलावा पुलिकट झील, ये सभी जो झीलें हैं ना, ये आपके लैगून झील के जो वो उदाहरण है। और इसमें आपका एक ऑप्शन में दिया गया था नैनीताल झील। तो देखिए ये जो आपका नैनीताल झील है ना, जो कि आपका उत्तराखंड के जो है कुमाऊं क्षेत्र के नैनीताल जिले में स्थित है। और ये जो आपका एक नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, यानी एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, ना कि लैगून झील है। तो नैनीताल झील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, लैगून झील, तो देखिए एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की जो लैगून झील है ना, ये आपका चिल्का झील है। और ये जो आपका चिल्का झील है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका एशिया का सबसे बड़े खारे पानी की लैगून झील है। और विश्व में अगर पूछा जाए तो ये आपका दूसरा सबसे बड़ा जो है तटीय लैगून झील है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो देखिए भारत का सबसे बड़ी झील या फिर सबसे लंबी जो झील है ना, तो ये आपका वेम्बनाड झील है। और ये जो आपका वेम्बनाड जो झील है ना, ये आपका केरल राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम वाज बिल्ट बाय, यानी महाबलीपुरम के तट के मंदिर जो है ये किसके द्वारा जो वो बनवाए गए थे। तो देखिए महाबलीपुरम में तट के मंदिर का जो निर्माण है ना, ये आपके 7वीं से 8वीं शताब्दी में जो है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो वो किया गया था। और नरसिंह वर्मन द्वितीय को ही जो है ये आपका राज्य सिम्हा के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन में अगर आपका नरसिम्हन वर्मन द्वितीय दिया गया था तो नरसिम्हन वर्मन द्वितीय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि महाबलीपुरम में तट मंदिर को जो है ये आपका 1984 में जो है इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी जो है वो शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि महाबलीपुरम में तट मंदिर में जो है आपके 2 चमके भी हैं। और ये जो आपके 2 चमके हैं ना, एक तो आपका भगवान शिव को समर्पित है और दूसरे जो है ये आपका भगवान विष्णु को जो वो समर्पित है। और ये जो मंदिर है ये किस शैली में बनाया गया है, तो देखिए इस मंदिर का जो निर्माण है ना, ये आपका द्रविड़ शैली में इसका निर्माण जो है वो किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नरसिंह वर्मन द्वितीय या फिर नरसिंह वर्मन प्रथम भी जो है ये किस साम्राज्य के शासक थे, तो ये आपके पल्लव साम्राज्य के जो वो शासक थे। वहीं अगर नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका महाबलीपुरम शहर की जो स्थापना है ना, ये नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ही जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एलोरा में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपका कृष्ण प्रथम के द्वारा जो वो करवाया गया था। वहीं अगर तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण के बारे में पूछा जाए तो देखिए तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ना, ये राजा चोल प्रथम के द्वारा जो वो करवाया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि यथुंगो पाटोन एल्सो नन एज वाई पाटन इज एन इंडियन पॉलिटिशियन फ्रॉम नागालैंड एंड करंट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट ऑफ, यानी यानथुंगो पैटर्न जो है जिन्हें वाई पैटर्न के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और ये जो आपके नागालैंड के जो है एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। और ये जो है वर्तमान में किस भारतीय राज्य के जो है वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए अगर बात कर ले इनके बारे में, याथुंगो पैटर्न के बारे में, तो वर्तमान में जो आपके डिप्यूटी जो आपके चीफ मिनिस्टर है ना, ये नागालैंड राज्य के हैं। तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मैं आपको करंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि करंट में जो है आपके चेंज होते रहते हैं, तो इस अकॉर्डिंग डाटा जो वो चेंज होते रहता है, इसलिए मैं इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको नहीं बताऊँगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच, जिन्हें 2020 में जो है प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये जो आपके किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच को जो है ये आपके कथक नृत्य शैली में इनको योगदान के लिए जो है इन्हें भारत सरकार के द्वारा जो है पद्मश्री पुरस्कार से 2020 में जो वो सम्मानित किया गया था, और ये जो आपके मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं एग्जाम में पूछा जाएगा कि पुरुषोत्तम दधीच ये जो आपके किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये आपके कथक नर्तक हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट हैज़ द लॉ कमीशन सजेस्टेड टू कंटिन्यू, यानी विधि आयोग ने जो है क्या जारी रखने का जो वो सुझाव दिया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके लॉ कमीशन के द्वारा आपका जो ये आपका राजद्रोह कानून है ना, यानी रिटेनिंग सेडिशन लॉ, इसे जो आपका बरकरार रखने को जो है वो सुझाव दिया गया है। यानी 22वें विधि आयोग ने जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को जो है बरकरार रखने की सिफारिश की है, जो कि आपका राजद्रोह से जो वो संबंधित है। तो रिटेनिंग सेडिशन लॉ यानी राजद्रोह कानून आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रामपुर सहसावन घराने के संस्थापक कौन थे? तो देखिए रामपुर सहसावन घराने के जो संस्थापक थे ना, ये आपके उस्ताद इनायत हुसैन खान थे। तो उस्ताद इनायत हुसैन खान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ग्वालियर घराने के जो है जन्मदाता के रूप में ये जो है किसे जाना जाता है, तो देखिए ग्वालियर घराने के जन्मदाता के रूप में जो है ये आपके हद्दू खां व हस्सू खां के दादा नत्थन पीर बख्श को जो है इस घराने के जन्मदाता के रूप में जो वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अन्य कुछ प्रमुख घरानों के संस्थापकों के नाम देख लेते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि दिल्ली घराने की बात कर ले, तो देखिए इसकी जो स्थापना है ये आपके सिद्धार्थ खान ने जो वो की थी। लखनऊ घराना का अगर पूछा जाए, तो देखिए इसकी जो स्थापना है ये आपका मियाँ बख्शू खान के द्वारा जो वो किया गया था। फर्रुखाबाद घराने की अगर स्थापना जो है ये आपके हाजी विलायत खान के द्वारा जो वो किया गया था। अजरारा घराना का अगर पूछा जाए, तो देखिए इसकी जो स्थापना है ये आपके कल्लू खान और मीरू खान के द्वारा जो वो किया गया था। पंजाब घराना अगर पूछा जाए, तो देखिए पंजाब घराने की जो स्थापना है ना ये लाल भवानी सिंह के द्वारा जो वो किया गया था। मेवाती घराने की जो स्थापना है ये आपके वाहिद खान और खग्गे नजीर खान के द्वारा जो इसकी स्थापना जो वो किया गया था। बनारस घराना अगर पूछा जाए, तो देखिए बनारस घराने की जो स्थापना है ना ये पंडित राम सहाय के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके टीचर्स के द्वारा लगातार आपके घराने से उनसे जुड़े कलाकारों के बारे में पूछे जाता है। जैसे कि अगर रामपुर सहसावन घराने के अगर कलाकारों की बात कर ले, तो इसमें आपके इनायत खान, महबूब खान, गुलाम मुस्तफ़ा खान, निसार खान और राशिद खान, ये सभी जो आपके रामपुर सहसवान घराने से संबंधित है। इसके अलावा अगर पटियाले घराने की बात कर ले, तो इसमें आपके फ़तेह अली खान, अली बख्श, बड़े गुलाम अली खान, अजय चक्रवर्ती, राज्य अली खान, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, नैना देवी और परवीन सुल्ताना, इन सभी का जो संबंध है ये आपके पटियाले घराने से संबंधित है। भिंडी बाजार घराना अगर पूछा जाए, तो इसमें आपके जो है छज्जू खान, अमन अली खान, अंजनी बाई मालेकर, इसके अलावा शशिकला कुरकर, लता मंगेशकर, इन सभी का जो संबंध है ये आपके भिंडी बाजार का घराने से है। दिल्ली घराना में अगर पूछा जाए, तो ये आपके मम्मन खान, तानरस खान, सब्बू खान, चांद खान, नसीर अहमद खान, उस्मान खान, इकबाल अहमद खान और कृष्णा बिष्ट, इन सभी का जो संबंध है ये आपके दिल्ली घराने से है। लखनऊ घराने की बात कर ले, तो बिंदादीन घराना, बिरजू महाराज, बेगम अख्तर, इसके अलावा बिंदादीन, इसके अलावा कुदई सिंह, ठाकुर प्रसाद, अयोध्या प्रसाद और बेगम अख्तर, इन सभी का जो संबंध है ये आपके लखनऊ घराना से है। ऐसे में सभी घरानों के कलाकार का जो है आपको PDF जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जो है वो घराने और उनके कलाकार जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, प्रधानमंत्री शहरी स्वनिधि योजना, इसके योजना के तहत जो है शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को जो है 1 साल के लिए कितने रुपए तक का जो है वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो दिया जाता है? तो देखिए प्रधानमंत्री शहरी स्वनिधि योजना के तहत जो है स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल के लिए जो है आपके 10,000 रुपये तक का लोन जो है वो दिया जाता है। तो 10,000 रुपये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर रहे हैं ये जो आपका प्रधानमंत्री शहरी जो स्वनिधि योजना है ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो
इसे जो आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आपका आवास एंड शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है इस योजना को जब वो लॉन्च किया गया था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो देखिए इस योजना का जो उद्देश्य है ना, वो शहरी क्षेत्रों में जिसमें आसपास के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हो, उनमें जो है अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए जो है लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जो है 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक के जमानत मुक्त जो है ये कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा जो वो प्रदान की जाएगी। अगर आप स्ट्रीट वेंडर्स नहीं समझ रहे हैं तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आप देखे होंगे कि आप रोड पे जो है गुपचुप वगैरह ठेले वगैरह लगे होते हैं, उन्हीं को जो आपका स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो कहा जाता है। तो अब आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर नरेगा एक्ट जो है ये कब आया था, तो देखिए भारत सरकार के द्वारा 2005 में जो है ये आपका रोजगार की गारंटी देने के लिए जो है ये अधिनियम जो वो बनाया गया था, तो 2005 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नरेगा अधिनियम के अंतर्गत जो है गाँव के वे सभी लोग जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की ज़रूरत है, उन्हें सरकार द्वारा जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी जो वो दी जाती है। और इस कानून को जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भी जो वो कहते हैं। एग्जाम में यहाँ से लगातार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि नरेगा का नाम बदलकर जो है ये मनरेगा जो वो कब कर दिया गया था। तो देखिए नरेगा का जो नाम बदलकर पूरा नाम जो मनरेगा है ना, ये आपका 2 अक्टूबर आपका जो है इसका जो नामकरण है ये आपका 2 अक्टूबर 2009 को जो वो कर दिया गया था। और इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। और इस योजना के तहत जो है कहाँ पर किसमें जो आपका रोजगार की गारंटी दी जाती है, तो ये आपके ग्रामीण क्षेत्र में जो वो गारंटी जो वो दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इसके नोडल एजेंसी के बारे में पूछा जाए तो ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है इसके जो वो नोडल एजेंसी है। वहीं अगर बात कर ले इसमें आपका ये तो मैंने बता दिया कि 100 दिन का रोजगार जो है वो दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है ये कब हुआ था, तो देखिए आपका जो नरेगा की जो शुरुआत है ना, ये आपका 2 फरवरी 2006 को जो है आंध्र प्रदेश के 200 जिलों से जो है इसकी शुरुआत जो है वो किया गया था। और 2 फरवरी को ही जो है ये आपका मनरेगा दिवस भी जो है वो मनाया जाता है। वहीं अगर बात कर ले संपूर्ण भारत देश में जो है आपका नरेगा की जो शुरुआत है ये कब किया गया था, तो ये आपका 1 अप्रैल 2008 को जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नरेगा को जो है पहली बार ये जो आपका कहाँ से किस राज्य से शुरू किया गया था, तो ये आपका 2 फरवरी 2006 से जो है आंध्र प्रदेश के बनावली जिले के जो है अनंतपुर गांव से जो इसकी शुरुआत जो है 200 जिलों से जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बीसीसीआई ने WPL यानी जो आपका वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ था ना, इसमें 2023 में टीम नीलामी में जो है ये कितनी कमाई किए थे। तो देखिए 2023 के WPL में बीसीसीआई ने जो है 5 टीमों के बिक्री से जो है बीसीसीआई को लगभग 4669.9 करोड़ की जो है ये फ़ायदा हुआ था। तो ये अगर आपका डाटा ऑप्शन में दिया गया था तो ये वाला डाटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका WPL का जो न्यूनतम बोली लगाया गया था ना, ये आपका 757 करोड़ रुपए जो वो लगाया गया था। जबकि एक टीम के लिए जो अधिकतम बोली है ना, ये आपका 1289 करोड़ रुपए जो है वो लगाया गया था। और देखिए नीलामी में सभी WPL टीमों की अगर कीमत की बात कर ले तो देखिए अहमदाबाद का जो अंडानी स्पोर्ट्स लाइन है ना, ये आपका जो है शामिल हुआ था। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स जो है ये WPL में प्रवेश के लिए जो है ये आपका क्रमशः यानी अंडानी जो स्पोर्ट्स लाइन है ये आपका 1289 रुपये जो है ये आपका इन्वेस्ट किया था। वहीं अगर बात कर ले मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस का आप ये देख सकते हैं। उसके बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का आपका यहाँ पे दिया गया है। वहीं अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात कर ले तो ये आपका 810 करोड़ रुपए की जो ये बोलियां लगाई थी। वहीं कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स ने जो है लखनऊ फ्रेंचाइजी 757 करोड़ रुपए की जो है ये बोली जो वो लगाया था। तो ये सारे WPL के नीलामी के जो है टीमों की कीमत जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा WPL 2023 की बात कर ले तो इसका जो विजेता रहा था ये आपका मुंबई इंडियंस रहा था। फाइनल में मुंबई इंडियंस ने जो ये आपका दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जो है पहला ही आपका जो महिला जो वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ था 2023 में पहला संस्करण, इसका जो है मुंबई इंडियंस जो वो खिताब जीत लिया था। वहीं अगर बात कर ले इसमें जो आपके वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 को जीतने वाली टीम को कितना रुपया दिया गया था, तो इसमें जो आपके 6 करोड़ रुपये का जो इनाम जो वो दिया गया था। वहीं फाइनल में मैच हारने वाली टीम यानी रनर अप टीम को जो है ये 3 करोड़ रुपए की प्राइज मनी जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 2024 का जो आपका WPL हुआ है जो कि आपका दूसरा संस्करण था, और इसका जो विजेता टीम रहा है ये आपका कौन रहा है, तो ये आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रहा है। और फाइनल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जो है ये किसे हराया था, तो ये दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को जो है उड़ीसा राज्य में क्या कहा जाता है। तो देखिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को उड़ीसा राज्य में जो है ये आपका जो है पमादबी, कोमन या फिर सेंदा, यानी आप देख सकते हैं इंग्लिश में पमादबी, कोमन और ब्रिंगा या फिर सेंदा के नाम से जो है इसे जाना जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य राज्यों में अगर बात कर ले, जैसे कि अलग अलग राज्यों में जो है कर्तन दहन प्रणाली को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में जो है इसे बेवाड़ और दहिया के नाम से जो वो जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे जो है पोडू या फिर पेंडा के नाम से जो वो जाना जाता है। वेस्टर्न घाट्स में जो है यानी पश्चिमी घाट में जो है ये आपका कुमारी के नाम से जो इसे जाना जाता है। साउथ ईस्टर्न यानी राजस्थान राज्य में जो है इसे वलरे या फिर वाल्ट्रे के नाम से जो वो जाना जाता है। हिमालयन बेल्ट में जो है इसे खिल के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा झारखंड में जो है ये आपके कुरुवा के नाम से जो है इसे जाना जाता है। इसके अलावा अन्य देशों में जो है इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि आपका मैक्सिको और मध्य अमेरिका में जो है इसे मिल्पा के नाम से जो वो जाना जाता है। वेनेजुएला में जो है इसे कोनुको के नाम से जो वो जाना जाता है। ब्राजील में जो इसे रोका के नाम से जाना जाता है। मध्य अफ्रीका में जो है इसे मसूलो के नाम से जो वो जाना जाता है। इंडोनेशिया में जो इसे लदांग के नाम से जाना जाता है और वियतनाम में जो है इसे रे के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आता है कि एपिलेप्सी इज ए लॉन्ग टर्म डिजीज काउज्ड बाय, यानी मिर्गी जो है एक दीर्घकालिक बीमारी है जो ये आपका किसके कारण होता है। तो देखिए मिर्गी जो है आपका एक दीर्घकालिक बीमारी है जो कि मस्तिष्क कोशिकाओं में जो है असामान्य विद्युत गतिविधियों के कारण होता है। तो ऑप्शन में आज जो आपका ब्रेन सेल्स जो है वो दिया गया था, यानी मस्तिष्क कोशिकाएं जो है वो दिया गया था। तो मस्तिष्क कोशिकाएं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सैक्रेनी जो महोत्सव है ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका सैक्रेनी है ना, ये आपका नागालैंड में जो ये आपका मिनी हॉर्नबिल जनजातीय उत्सव का एक भाग है। और ये जो आपका प्रतिवर्ष फरवरी के माह में जो इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। और ये जो आपका सैक्रेनी जो त्यौहार है ना, ये आपका 10 दिवसीय त्यौहार है, यानी 10 दिनों का जो है ये आपका त्यौहार है जो कि आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 16 ये जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए सार्वजनिक रोजगार को मामलों में अवसर की समानता प्रदान करना, ये जो आपका आर्टिकल 16 से जो वो संबंधित है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि माइका ये जो आपका किस प्रकार का खनिज है। तो देखिए ये जो आपका अभ्रक है ना, ये आपका बहु उपयोगी जो है वो खनिज है जो कि आपका सिलिकेट की श्रेणी में आता है। तो सिलिकेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटीज़ यानी सदिश राशियाँ हैं। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटीज़ किसे बोला जाता है, तो वे भौतिक राशियाँ जिनमें आपका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है आपका दिशा यानी डायरेक्शन भी होता है। और ऐसे भौतिक राशियों को जो है ये आपका वेक्टर क्वांटिटीज़ यानी सदिश राशि जो वो कहा जाता है। और सदिश राशि के अगर एग्जाम्पल की बात कर ले तो देखिए वेलोसिटी यानी वेग, इसके अलावा एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट और वेट, ये सभी जो है आपके सदिश राशि के जो वो उदाहरण है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि हु फाउंडेड द आर्य समाज, यानी आर्य समाज की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना ये आपका 1875 में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो वो किया गया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सम्राट अशोक का जो हृदय परिवर्तन है ना ये कब हुआ था। तो देखिए सम्राट अशोक का जो हृदय परिवर्तन है ना ये कलिंग के युद्ध के बाद हुआ था। और कलिंग का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था, तो ये आपका 261-62 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध जो वो लड़ा गया था। और कलिंग जो है ये किसका वर्तमान में किस राज्य का जो वो नाम था पहले, तो ये आपका उड़ीसा राज्य का जो है पहले जो है जो नाम था ना वो कलिंग था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो कलिंग युद्ध आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो उड़ीसा का कृषि का हिस्सा नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका पोगा पोड़ा जो है वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका पोगा पोड़ा है ना ये उड़ीसा के कृषि का हिस्सा नहीं है। उड़ीसा में मुख्य रूप से आपके कौन कौन से कृषि आ जाते हैं, तो देखिए धान, मक्का, गन्ना,
तिलहन, इसके अलावा दलहन और सब्जियों की खेती जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में जो वो किया जाता है। तो पोगा पोडा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में जो है आपका कैप्रिस का जो वो सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए कैप्रिस का जो सिनोनिम होता है ना ये आपका मौज होता है। और इसके अगर सिनोनिम की बात कर ले तो देखिए विम, इसके अलावा नोशन, इम्पल्स, फ्रीक, इसके अलावा फाड़, क्वर्क, वेगरी, इसके अलावा विम्सी, ह्यूमर और फैंसी, ये सभी जो आपके कैप्रिस के जो वो सिनोनिम होते हैं। तो ऑप्शन में जो आपका इम्पल्स दिया गया था तो इम्पल्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फ्यूज़न का जो वो सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए फ्यूज़न का जो मतलब होता है ना ये आपका मेल या फिर मिश्रण या फिर विलय होता है। और इसके अगर सिनोनिम की बात कर ले तो देखिए फ्यूज़न का जो सिनोनिम होता है एक तो आपका अमलगम होता है, ब्लेंड होता है, ब्लेंडिंग होता है और सिंथेसिस होता है। ये सभी जो आते हैं ये आपके फ्यूज़न के जो वो सिनोनिम होते हैं। तो ऑप्शन में आपका ब्लेंड दिया गया था तो ब्लेंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इंग्लिश का भी जो है आप एनालिसिस करवाइए। तो देखिए इंग्लिश के जितने क्वेश्चन हो पाते हैं मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको फेक क्वेश्चन करवा दूँ, तो आपको ये मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। और मेरा हृदय भी है फेक क्वेश्चन के लिए जो कभी जो वो नहीं मान्यता देता है। इसलिए जितने क्वेश्चन मिल पाते हैं मैं आपको 100% रियल एनालिसिस करवाता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।